Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaura Dhawan Lal and with me is my co-anchor Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं हम मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में हम देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, साथ ही नजर डालते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। और यूएस फेड का न्यूज जो है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग। हम इस पर भी आज चर्चा करेंगे शेयर मार्केट के अलावा, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ ही पलों में मौजूद हो जाएंगे सीनियर इकोनॉमिक एनालिस्ट ए.के. भट्टाचार्य साहब। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हम शुरू कर देते हैं मार्केट मंत्रा। फर्स्ट द हेडलाइंस इन इंग्लिश। Thank you, Harsh. A quick look at the headlines. Sensex and Nifty dropped from record highs, close in the red ahead of Fed decision. India overtakes China for the first time ever in MSCI equities index. And crude oil prices trade lower. Brent crude down is $73.19, while WTI trades at over $70. सेंसेक्स और निफ्टी पिछले सत्रों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आज गिरावट के साथ बंद हुए। एमएससीआई इक्विटी इंडेक्स के पैमाने पर भारत ने पहली दफा चीन को पीछे छोड़ा और कच्चे तेल की कीमतें नीचे बनी हुई हैं। ब्रेंट क्रूड प्रति बैरल $73 तो डब्ल्यूटीआई प्रति बैरल $70 पर चल रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग का इंतजार सबको है, बैठक चल रही है। क्या फैसला होता है, यानी रेट कट कितना होता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं, शेयर मार्केट्स की निगाहें बनी हुई हैं, बैंकों की निगाहें बनी हुई हैं। और यही वजह है कि दुनिया के शेयर बाजारों में काफी इस समय जो कारोबार हो रहा है वोलेटाइल हो रहा है। और आज घरेलू शेयर बाजारों में यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला और दोनों अंत में गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि दोपहर के कारोबार के समय तक सेंसेक्स अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था, साथ ही निफ्टी भी अपने शुरुआती कारोबार में एक नया रिकॉर्ड बना चुकी थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 131 अंक फाइनली गिरा और 82,948 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 25,377 पर बंद हुआ। दोनों सूचकांकों में 0.16% की गिरावट दर्ज की गई। एनएससी की 131 कंपनियां जो भी लिस्टेड हैं एनएससी में कंपनियां, उसमें से 131 कंपनियां अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर आज रही हैं, जबकि 39 कंपनियां अपने 52 सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर आज लुढ़क गईं। विस्तारित बाजार की ओर चले तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों को नुकसान उठाना पड़ा, जिसे हम आमतौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स कहते हैं। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.7% नीचे गिरा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स %.5% से ज्यादा नीचे आ गया। You know, Harsh, you're absolutely right. Waiting, as our first headline also reads, the Fed decision is very, very critical. In fact, a lot of investors in India, well, some holding their breath, some holding their money, and some holding their shares, waiting to see what the decision would be. Meanwhile, let's take a look at what happened in the Indian stock markets. India's equity benchmark indices ended lower ahead of the US Fed policy decision scheduled to be announced later today. However, the Sensex in midday trade touched an all-time high, while the Nifty, too, in its early deals, had hit a fresh record. At close, the Sensex lost 131 points or 82,948, and the NSE Nifty was down 41 points or was at 25,377. Both indices logged losses of 0.16% each. In the NSE, 131 companies hit their 52-week high, 39 hit their 52-week low. In the broader market, the mid-cap index declined 0.7% and the small-cap index fell more than 0.5%. In the Sensex index, 19 out of 30 companies ended in the negative territory. The top laggards today were TCS, which lost nearly 3.5%, HCL Tech and Infosys, which shed more than 3%, and Tech Mahindra, which slid nearly 3%.
Meanwhile, the top gainers were Bajaj Finance with more than 3.5%, Bajaj Financial Services more than 2%, and Nestle increased more than 1%. In sectoral indices at the BSE, 18 out of 20 sectors logged losses. The top laggards were Information Technology, which plunged 3%, Tech declined 2.4%, and Healthcare lost 1.2%. The top gainers today were Financial Services, which added 1%, and BankX, which gained nearly 1%. The overall market breadth at the BSE was negative, as out of 4,070 companies, shares of 1,520 advanced, 2,455 declined, and 95 remained unchanged. और रुपए की भी बात कर लें, अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया $1 की तुलना में शानदार 13 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत 83 रुपए 75 पैसे रही। और विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 100.86 पर कारोबार कर रहा था। और जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि थोड़ी ही देर में हमने ज्वाइन करने वाले हैं एके भट्टाचार्य। एके भी बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। नमस्कार। और हमने देखा कि आप बहुत तेजी से चलते हुए आए हैं और पूरी दुनिया खास करके बैंक और शेयर मार्केट जो हैं इसी तेजी से इंतजार कर रहे हैं कि यूएस फेड की बैठक के क्या नतीजे आते हैं। और जैसी कि उम्मीद की जा रही है कि रेट कट होगा, कितना रेट कट होने का अंदाज है और क्या इसका सीधा असर मार्केट पर पड़ने वाला है? देखिए, आपने सही कहा, जो मार्केट जो है वो वॉलेटाइल रहा सारा दिन ट्रेडिंग सेशन में। और उसका एक प्रधान कारण यही था कि फेड की डिसीजन आने वाली है और दुविधा ये थी कि 25% की कट होगी या 50 बेसिस पॉइंट्स की कट होगी। और दोनों की जो कट्स में जो इंडिकेशन जो आ रही थी कि अगर 25 बेसिस पॉइंट्स की कट हुई तो मार्केट शायद स्टेबल रहेगा, पर जो आशा कर रहे थे लोग कि ये 50 बेसिस पॉइंट की कट होगी, उससे जब मार्केट में थोड़ा बहुत डर पैदा हो गया कि अगर 50 बेसिस पॉइंट की कट हुई, इसका मतलब जो यूएस इकोनॉमी जो है वो इस हालत में पहुंच जाएगी, रिसेशन में पहुंच जाएगी, जिसकी जो दूरगामी जो प्रतिक्रियाएं जो होगी मार्केट में, डेवलपिंग मार्केट्स में, उससे जरा डर से ये आज की जो मार्केट में वॉलेटिलिटी जो शुरुआती दौर में गेन्स हुए, उसके बाद काफी लॉसेस भी हुई और स्पेसिफिक सम सेक्टर्स में जैसे आपने कहा उसमें पर ये आज का जो खेल था मार्केट में वो पूरी तरह फेड के ऊपर केंद्रित था, फेड पर केंद्रित था। एक सवाल छोटा सा और है बिफोर इट गोज टू गौरा, जो 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट कर रहे हैं, तो क्या 25 होता है तो हम इसे सॉफ्ट लैंडिंग कह सकते हैं और 50 होगा तो उसे हार्ड लैंडिंग कहेंगे? अगर 25 बेसिस पॉइंट हुआ तो सॉफ्ट लैंडिंग होगा और मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं, तो इसीलिए मार्केट को ज्यादा उथल पुथल नहीं होगा। पर अगर 50% बेसिस पॉइंट्स हुआ तो मैं समझता हूं कि जो डर जो यूएस इकोनॉमी से आ रही है वो डर और भी घनीभूत हो जाएगा। So, Eki sir, finally it's speculation. We don't know what's going to happen. And based on that speculation, the Indian stock market has also responded. Many have actually shared booked profits waiting for it to fall tomorrow. What do you think are the solid parameters on which the US Fed is basing its possible decision, or rather probable decision to decrease? Let me say that the Fed, the chairman, a few weeks ago, already given an indication that he is preparing the markets for a rate cut. Now, after that, you have seen the unemployment numbers. You have seen the PMI number there, manufacturing. Even the service sector demands have been rather tepid. So the stock market there, as well as the expectations everywhere else, is that Fed may probably go in for a 50 basis point cut because of the fears that inflation is down, unemployment is up, production is down. Now, the point that we need to note here is that yes, the US Fed may cut it by 25 basis point or 50 basis point, but what may hold up the market or what may
affect the market are also some other factors, which are the economic conditions in the different markets. If the Indian economic conditions are strong and stable, then I think even if there is a 50 basis point cut, I think there would be a lot of upside and the positive resonance in the Indian markets, because not only will the equities get a boost, a lot of money will start flowing in, but if the Indian economic conditions are also strong, then there is a win-win situation for the Indian markets. But if it is, if the economic conditions in India are not that stable and strong, then I would say the benefits from the Fed rate cut will get neutralized to some extent. Now, taking a look at the flip side, we know that the market has this inbuilt system of corrections and, of course, of actually moderating spikes and stuff. And a lot of people are saying that there are certain stocks which are overvalued and many conversations happening. Now, do you think that other than the Fed, rate cut expected, this could also be an opportunity for the market to correct and, if it's getting overheated, to kind of settle down? Well, going by the broad estimates that various market participants or the analysts had given, irrespective of whether there is a recession in the U.S. or if there is a rate cut or not, the broad indices that you see, whether it is the BankX or whether it is even the mid-cap index, there was some fear that there is some froth in the market. But certainly in the overall broad market, we don't see that froth because the Indian economy continues to grow at a fairly decent pace. Even the corporate earnings are not showing any signs of any major slowdown. Yes, they've stabilized a bit, they have come down a little bit, but to sustain an economic growth rate of 7% in a year, Indian corporate sector and also the demand side. Please remember the last time the GDP numbers came, they showed that the private consumption growth has been one of the highest in the last 5 quarters. So therefore, the demand is coming back. The Indian corporates are not seeing a huge deceleration in the profit growth. And the Indian economy continues to see a spurt in their domestic investment in infrastructure and creation of more capacities. The private sector demand and the capacity utilization seems to be on the up. So therefore, on the whole, I would say that yes, the stock market looks a little expensive, but it is bearing out the strong economic impulses and the potential that the economy holds. Right. पिछले 2.5 से 3 वर्षों में अगर हमने देखा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए भारत में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए. आरबीआई ने एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग फैक्टर किया, 2.5% तक बढ़ा रेट. अमेरिका में कहीं इससे ज्यादा बढ़ा, 5% तक बढ़ा, जबकि वहां जो इंटरेस्ट रेट रहता है कि भी वो 0 के आसपास रहता है, तो भारत के मुकाबले तो वहां बहुत ज्यादा बढ़ा. अब अगर जो रेट कट होता है, इसका सीधा इम्पैक्ट क्या होता है इन्वेस्टर्स पर, मार्केट पे, ये हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं आपसे. क्या बॉन्ड्स महंगे हो जाते हैं? क्या लोग बैंकों में पैसा नहीं जमा करके शेयर मार्केट की ओर आते हैं? गोल्ड महंगा हो जाता है? क्या होता है? अगर स्टॉक मार्केट अगर इसी तरह चलता रहा, तो जो एक ट्रांजिशन देखी है, जो आम जनता, जो सेवर्स थे, जो बैंक में अपना पैसा डालते थे, फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते थे, या कि इवन जो सिक्योर डेट फंड में डालते थे, वो इन्वेस्टमेंट की ओर झुकते थे. मतलब एक सेविंग कम्युनिटी को एक इन्वेस्टिंग कम्युनिटी का एक रूपांतर हमने देखा है थोड़ा बहुत. और इसीलिए आज बैंक सेक्टर में जो आप देखते हैं डिपॉजिट्स कम हैं, और इसीलिए ये जो एक परिवर्तन हमें दिखने को आया, वो परिवर्तन का जो गति वो रुक जाएगी अगर हम स्टॉक मार्केट में अगर हम उनको देखें, स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगा. पर अगर इसी तरह चलता रहे तो मैं समझता हूं कि सेवर्स कम्युनिटी एक इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में बदल जाएगी, जब तक न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कैश रिजर्व रेशियो को थोड़ा घटाए
या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो सारे 18% में है उसको जरा घटा दे, क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है, बैंकिंग व्यवस्था में एक संकोचन है कि उनको कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स बहुत बढ़ गया है उनका. Right. So, AK sir, wanting your view on this word multi-baggers. So, multi-baggers have literally become, if you translate, multiple of multi-baggers. We're saying over the past year, 18 months that you see, stocks have gone up 150, I think is quite the norm. Some up 250, 350%. Earlier, they were few and far between. And you earlier spoke of froth in the market. So, do you think that, there is still scope because they're still being touted as future multi-baggers? How is this all panning out? Well, I think, it is not unreasonable to say that there is froth in the market. There are, but to say that the entire market is full of froth, I think it will be an error of judgment. Pockets are there. There are pockets, there are segments, there are companies. There are some companies in the small cap index. There are some companies even in the mid cap index, and even some financial entities in the Bank X. In my view, probably needs to be looked at closely. Little caution. Little caution, and I would repeat the point that I've been making even in earlier discussions, that investors need to be a little more savvy. They need to identify and look for safe and stable growth-oriented stocks instead of running after the entire the category as such. So be more stock-specific rather being sector-specific. और इसके साथ ही बात कर लें कि एशियाई यूरोपीय बाजारों में क्या हाल रहा, यूएस मार्केट्स कैसा रहा. एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा है. 5 प्रमुख सूचकांकों में से 2 बढ़त के साथ बंद हुए. जापान के निकेई और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांकों में लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई. वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.03% लुढ़क गया. हांगकांग और दक्षिण कोरिया में आज सार्वजनिक अवकाश था, इस कारण बाजार वहां बंद रहे. और यूरोपीय बाजारों की बात करें तो वहां भी निगेटिविटी का दौर रहा. बाजार वहां नीचे कारोबार कर रहे थे. लंदन का FTSE 100 0.67%, फ्रांस का CAC 40 0.48% और जर्मनी का DAX 0.02% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. यानी हमने देखा कि यूरोपीय बाजारों में भी थोड़ा सा आज निगेटिव था मूड जो था वहां पर, और एशियाई बाजारों में भी हम कह सकते हैं मिला जुला रुख रहा. क्या आपके पास कोई खबर है यूएस मार्केट की? जी बिल्कुल. A quick look at the US markets. US stocks settled nearly flat yesterday after giving up earlier gains. The S&P 500 and Dow Industrial Average hit their record highs during intraday trade but flattened later. The Nasdaq Composite gained 0.2% and S&P 500 ended up by 0.03%. It was up by that. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average witnessed a marginal loss of 0.04%. Okay, sir, quickly, how will the Fed rate affect the U.S. market either way? They increase it or decrease it? I think if it is 25 basis points, it will be a matter of relief for the broad market, because although the markets will not go up substantially, because as I said earlier that a cut of 25 basis points has already been factored in. If it is a 50 basis points or towards 50 basis points cut, then I would say it will be received with mixed feeling, concern over fears of a kind of a recession that rejects the idea of a soft landing. Unemployment rate continues to bother, and therefore inflation rate becoming too low for comfort. So that's the way I think the markets will react if it is 25 basis points cut or 50 basis points cut. यूएस फेड की लगातार पिछले कई महीनों में पिछले वर्ष जैक्सन होल में बैठक होती रही है, और हमने ये देखा है कि यूएस फेड बिल्कुल रेट कट के फेवर में नहीं था, बहुत स्टिफ थे कि नहीं करना है. इस बार क्यों लग रहा है? ऐसी खबरें भी छप रही हैं, आपको भी ऐसी संभावना लग रही है कि हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट हो? पहली बात तो है कि 2 हफ्ते पहले
जो जेरेमी पावल साहब का जो एक बयान था, उसमें उन्होंने करीब साफ जाहिर कर दिया था कि ये समय आ गया है रेट कट करने का। और दूसरी बात यह है कि जो आंकड़े जो आ रही हैं यूएस अर्थनीति के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, इन्फ्लेशन और भी नीचे आ गया है जी। तो उसके वो देखते हुए जो रेट कट की संभावनाएं और भी बढ़ गई है, पर संभावनाओं के साथ साथ जो चिंता है वो भी बढ़ गई है जी, कि ये तो रिसेशन भी हो रहा है। तो हालांकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत खुश हैं कि रेट कट हो गया है, इक्विटी में पैसा जा सकता है, इक्विटी में पैसा बाहर भी इमर्जिंग इकोनॉमी में जा सकता है, पर अमेरिकन अर्थनीति के लिए ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी नहीं होगी अगर 50 बेसिस पॉइंट्स का कट हुआ। बिल्कुल। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए गौरव कि अभी यूएस में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बाद सरकार वही रह सकती है, दूसरी पार्टी की सरकार आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में जो डिबेट्स भी हम देख रहे हैं उसमें इकोनॉमी को लेकर आपने एकदम सही कहा कि जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में का एक बहुत बड़ा एक जो आयाम ये है कि अगर ट्रंप साहब आते हैं तो उनके साथ साथ टैरिफ्स भी आएंगी और टैरिफ के साथ साथ कॉस्ट भी बढ़ जाएंगी और एक टैक्स करीबन जो कंज्यूमर के लिए टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो ये सब देखते हुए मार्केट जरा संभला हुआ है कि हालांकि रेट कट हो जाए पर इकोनॉमिक कंडीशन, जिसकी बात जिक्र मैंने पहले की, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या उससे ज्यादा बेहतर होगा या उनकी कंडीशंस नीचे जाएंगी। तो इसके ऊपर भी काफी हद तक तनाव है। Right, and this can, be looked at also as tariffs coming in as barriers to entry, but also protectionism. Absolutely. So they can look at it both ways, That's double-edged right. sword. Absolutely. Right. We move on to our next headline story. India has surpassed China to become the largest market in the Morgan Stanley Capital International MSCI Equities Index for the first time, supported by steady economic growth and strong domestic market performance. Morgan Stanley said in a note today that India's weight in the MSCI Investable Large, Mid and Small Cap Index surged to 2.35%, overtaking China's weight of 2.24%. According to the global brokerage firm, the country is now the 6th largest market globally, as its benchmark indices, the Nifty 50, registered a rise of 17% and the Sensex was up 15% this year so far. On the other side, China's Shanghai Composite Index is down about 9% this year amid growing concerns over the economy. The MSCI Index, Morgan Stanley Capital International Index, serves as a benchmark for international investors, showcasing the performance of companies. Foreign institutional investors, FIIs, rely heavily on this gauge when deciding to allocate capital to domestic markets. So, it is a first overtaking China. I mean, China is anyway in a downturn. There is a situation in the economy. How big a deal is it for India at this stage, or are we just, really touting it as too much, or is it justified? No, it is not too much because one has to take into account the fact that access to foreign capital will be a little more easier through the portfolio investment route. Okay. Now, the moment you become the larger player, you tend to draw more capital into your markets, which means that the liquidity situation in the domestic market gets better. Domestic companies have access to capital that it didn't have access to earlier. Now, having said that, let me also say that it also increases the risks of the Indian markets and the economy to some extent to global economic situation. Now, if let us say the Indian economy's parameters undergo some sort of a change for the worse, then more capital will flow out, and once a market is used to being the number one player, going ahead of China in the index, so there will be some adverse ripple effect. So one has to be a little cautious, welcome the money, use this money, but do not depart from the path of fiscal rectitude and responsible actions. Right. You also said from savers to investors. That's right. So it increases the risk more. Absolutely, because you become the people become investors and they are exposed to those risks now. More vulnerable. Yeah.
और सोने चांदी की बात कर लेते हैं। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत बढ़ी है। शाम 6:40 की बात करें तो भारत में 24 कैरेट सोने की कीमतें जो है 0.15% बढ़कर प्रति 10 ग्राम 73,580 रुपए पर चल रही थी। चांदी में भी 0.25% की बढ़त हुई है। चांदी की कीमत घटी है और 1 किलो चांदी 89,010 रुपए प्रति किलोग्राम पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.23% बढ़कर 73,265 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट वाले चांदी का वायदा मूल्य घटकर 89,087 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुका था। और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ही रेट कट्स वगैरह की बात होती है, सोने की कीमतें थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है। जब रेट कट होता है तब जो सोने की जो डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड जो सोने की तरफ और सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ऑल्सो सिल्वर की तरह अब आप देखें तो ये एक इंडस्ट्रियल कमोडिटीज भी है, वो इंडस्ट्री में काफी उसका इस्तेमाल होता है। तो डिपेंड करता है किस जगह में किस चीज में भाव बढ़ी है घटी है। जी, क्रूड ऑयल। Taking a look at the crude oil prices, we are coming towards the close of the program. Thank you, Harsh. Crude oil prices traded lower today ahead of the Federal Reserve's pivotal decision on interest rates. In the global crude market, Brent crude was trading 0.69% down to trade at $73.19 per barrel, and the U.S. West Texas Intermediate WTI was trading 0.74% down at $70.66 per barrel when reports last came in. As expected, sir? Yes, absolutely. As you would know that the Indian government has already removed the windfall tax and brought it down to zero, because the overall the price that the Indian refiners are now paying is less than $75. So therefore, that windfall tax has been taken off because they're not making any extra windfall profits. Right. So it's a good news. It's good news for India's external sector, overall balance of payment situation. So welcome it. Right. और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी.आर. सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत साल 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था आसानी से दोगुनी कर सकता है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि साल 2047 तक भारत जनसांख्यिकी रूप से दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि उस समय भारत की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय लगभग $20,000 होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जलवायु परिवर्तन भारत के लिए जलवायु प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनने का एक अवसर है। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि हरित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नीति आयोग साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक मार्ग विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। ये अच्छी खबर थी। समय बिल्कुल अब समाप्त हो रहा है, इसलिए मार्केट मंत्रा भी खत्म करना होगा। एक भी आप आए स्टूडियो में, आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। Absolutely, AK sir. Always a delight to have a conversation and very, very knowledgeable. Thank you so much, sir. And now, listeners, before we close, a quick look at the headlines. Once again, Sensex and Nifty drop from record highs, close in the red ahead of Fed decision. India overtakes China for the first time ever in MSCI equities index, and crude oil prices trade lower. Brent crude down at $73.19, while WTI trades at over $70. And that's all in today's program. Namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.